हाय गाइस, आई एम शिराज खान। एंडोक्राइन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर से स्टार्ट लेंगे। आज हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर में थायराइड की डिसऑर्डर पढ़ेंगे कि जब थायराइड ग्लैंड की फंक्शन इम्बैलेंस हो जाती है तो ये कौन कौन से कंडीशन डेवलप करते हैं। जिस तरह के हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म करते हैं, फिर थायराइड स्टॉर्म्स, इस तरह की कंडीशन। फिर उसके बाद हम पैराथायराइडिज्म की पैराथायराइड की जो कंडीशन है, डिसऑर्डर है, वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड पे थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप होता है, इस तरह की शेप होता है। टू लोब्स होते हैं आइदर साइड, यहाँ पर टू लोब्स है और राइट साइड पे भी होते हैं और लेफ्ट साइड पे भी है। तो सबसे पहले नंबर पर क्या है कि बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई शेप। फिर टू लोब्स ऑन आइदर साइड्स, और इसमें ये जो इसकी लेंथ है 2 इंच तक होती है। ये ट्री कैसे एंटीरियर है, तो लोकेटेड इन नेक, नेक में लोकेटेड है। इसके अगर हम इस तरह की डायग्राम की बात करें, लोकेटेड एट नेक और इंटीरियर टू ट्रेकिया। इसके बाद थायराइड की ये हार्मोन कौन कौन से रिलीज करते हैं, तो थायराइड की फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल थायराइड की दो हार्मोन रिलीज करते हैं, T3 और T4। और सी सेल कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, मिसाल के तौर पर सी सेल ये कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। अब ये T3 और T4 जिसको हम ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन कहते हैं T4 को। तो ये मेजर बॉडी के फंक्शन जिस तरह के T3 और T4 है, ये कौन कौन से फंक्शन करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये मेजर फंक्शन है, जो कि मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शन है, जिस तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये बैलेंस रखता है, बॉडी की जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन रखता है। इस तरह की मेटाबॉलिज्म में जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कब होती है, जब हम फूड लेते हैं, हमारे इंटेस्टाइन जब उसको ब्रेक करके पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए ये जब लीवर में चली जाती है और लीवर से ये फिर मेटाबॉलिज्म होकर सेल तक जाते हैं, तो सेल में उसी न्यूट्रिएंट्स को यूज करना, वहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस एज अ वेस्ट मटेरियल ब्लड में चले जाते हैं। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये सारे काम कौन कराता है, ये थायराइड की हार्मोन्स कराते हैं, T3 और T4। तो मेजर फंक्शन ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारी बॉडी की मेंटेन रखता है, ये भी थायराइड करते हैं। ये कौन से दो हार्मोन करते हैं, T3 और T4। तो T3 और T4 ये मेन हार्मोन है। तो इन दोनों की हम नॉर्मल वीडियोस थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि T3 कितने होते हैं, 70 से लेकर 220 mg/dl, और T4 कितने होते हैं, 4.5 से लेकर 11.5 mg/dl। इसके अलावा जिस तरह हम बात कर रहे थे कि थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, तो हम यहाँ पर जरूर TSH की बात करते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वही हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आकर जो थायरोट्रोप सेल ऑफ द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वही से ये रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में आकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ये T3 और T4 बनाए। ज़्यादातर T3 जो है ना, ये T4 से कन्वर्ट होती है, और T3 एज कम्पेयर टू T4 मोर कंपोनेंट होती है, 5 टाइम मोर कंपोनेंट होती है T3। तो TSH की नॉर्मल वैल्यू की भी बात करते हैं कि ये 0.4 से लेकर 6.15 पर ml होती है। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू तीनों हार्मोन्स की है। हम एक और जो थायराइड ग्लैंड की जो सी सेल है, जो कि कैल्सिटोनिन को रिलीज करती है। कैल्सिटोनिन
क्या काम करती है ये, जब हमारी बॉडी में, अभी थोड़ा सा कैल्सिटोनिन की फंक्शन को करते हैं। बॉडी में जब हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो ये कैल्सिटोनिन इन रिस्पांस टू द इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम रिलीज होकर ये कैल्शियम को बोन में क्या करती है, डिपॉजिट कराती है, पुश करती है, वहां पर ये ब्लड से कैल्शियम लेवल को क्या करती है, कम करके बैलेंस करती है। तो ये मेजर थायराइड हार्मोन्स की फंक्शन थे। अभी हम कहते हैं कि इन हार्मोन्स की कमी कौन से डिसऑर्डर काज करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। So, first of all, we have to discuss the hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म वही कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की लेवल कम होती है, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है उसी से कम होती है। तो बॉडी के रिक्वायरमेंट से अगर थायराइड ग्लैंड अपनी हार्मोन्स की रिलीज को कम कर देता है किसी भी कंडीशन की वजह से, वट एवर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, सेकेंडरी या टर्शरी, लेकिन थायराइड हार्मोन्स की लेवल बॉडी रिक्वायरमेंट से कम होना, बॉडी की रिक्वायरमेंट से क्या होना, बॉडी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है तो बहुत सारी जो फंक्शन है, जो थायराइड ग्लैंड उसको रेगुलेट करती है, उन सारी फंक्शन में अल्टरेशन हो सकती है, जो कि बेसिक फंक्शन है। जिस तरह कि हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे होते हैं, जिस तरह हम ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं, तो ये सारे फंक्शन, जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है, एटीपी फॉर्म में एनर्जी को ग्लूकोज से कन्वर्ट करना, इन सब जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में थायराइड हार्मोन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये सारे फंक्शन क्या हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो अगर ये डिस्टर्ब हो सकते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कौन सी हाइपोथायराइडिज्म है, जो कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कुछ गड़बड़ हो, कोई मसला हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, ग्लैंड के अंदर ही। और ये मोस्ट कॉमन काज है, 95% हाइपोथायराइडिज्म कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। थायराइड ग्लैंड में ही कोई डिस्टर्बेंस हो, वट एवर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, या रेडिएशन है, कोई भी काज है, लेकिन काज कहां पर है, थायराइड ग्लैंड में ही है, थायराइड ग्लैंड में ही काज है, तो इसको हम प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। फिर सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म क्या है, कि जब थायराइड को कौन स्टिमुलेट करता है, कौन सी हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। तो अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आ रहा है, वहां पर मसला है, कहां पर इम्बैलेंस है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो ये कौन सा हाइपोथायराइडिज्म होगा, सेकेंडरी होगा। फिर टर्शियरी हाइपोथायराइडिज्म कौन सा है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो हम बात कर रहे थे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एक्सिस की, तीनों ग्लैंड एक दूसरे के एक्सिस बनाते हैं, इस तरह के एक्सिस बनाते हैं। तो तीनों ग्लैंड की जो हार्मोन रेगुलेशन है, इसमें तीन इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, टीएसएच को कौन स्टिमुलेट करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहां से आते हैं, हाइपोथैलेमस से। अगर ये हार्मोन नहीं आ रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से नहीं आ रहे हैं, थायराइड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं आ रहा है, तो अगर ये हार्मोन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन्स एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बनेंगे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। अब बात करते हैं इनकी काजेज पर, कि हाइपोथायराइडिज्म की काजेज क्या है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पर है, जो मोस्ट कॉमन है, हेशिमोटो डिजीज। हेशिमोटो डिजीज क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नॉर्मली जो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को क्या करता है, डिफेंड करता है, किसी बाहर की कोई भी अगर एंटीजन या कोई फॉरेन मटेरियल आता है उसके खिलाफ एक्शन करता है। लेकिन व्हेन एवर आवर इम्यून सिस्टम फेल टू डिटेक्ट द सेल या ऑर्गन ऑफ देयर ओन बॉडी, अपनी ही बॉडी की ऑर्गन के खिलाफ अटैक करना, अटैक ऑन बॉडी ओन सेल या ऑर्गन,
उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो हैशमिटो डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है और अपने ही इम्यून सिस्टम थायराइड ग्लैंड पर क्या करता है? अटैक करता है। तो उस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड की सेल्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन नहीं बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें थायराइडाइटिस, थायराइडाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें 3 फेजेस है। सब एक्यूट ये वाला पेनफुल कंडीशन है, पोस्टमार्टम जब बर्थ के बाद होती है, और साइलेंट ये पेनलेस होता है। लेकिन थायराइडाइटिस में इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? सबसे पहले इसमें हार्मोन क्या होते हैं? लीकेज होता है। थायराइड हार्मोन क्या होता है? लीकेज होता है। तो अगर थायराइड हार्मोन की लीकेज होंगे तो कौन सा कंडीशन क्रिएट करेगा? पहला हाइपरथायराइडिज्म करेगा। हाइपरथायराइडिज्म कितने टाइम के लिए करेगा? फॉर 1 to 2 मंथ। उसके बाद डिक्लाइन आ रहा होगा थायराइड हार्मोन में, और कौन सा कंडीशन डेवलप होगा? हाइपोथायराइडिज्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फॉर 1 to 2 मंथ थायराइडाइटिस विल कॉज hyperthyroidism due to the leakage of thyroid hormone into the bloodstream. But after 1 to 2 months, the decline will occur in the thyroid hormone and will eventually develop the condition of hypothyroidism. फिर हम एक और काज है congenital hypothyroidism के थायराइड ग्लैंड फुली डेवलप नहीं होता है, नॉट फुली डेवलप्ड। अगर थायराइड ग्लैंड फुली डेवलप नहीं हुआ है तो फिर क्या कंडीशन करेगा? अब थायराइड ग्लैंड फुली डेवलप नहीं हुआ है तो ये मेंटल रिटार्डेशन और ग्रोथ डिसऑर्डर। तो अगर थायराइड ग्लैंड फुली डेवलप नहीं है तो ये थायराइड हार्मोन नहीं बनेंगे, तो कौन सा कंडीशन डेवलप हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म। फिर उसके बाद सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट और या होल थायराइडिज्म, व्हाटएवर, किसी भी वजह से अगर थायराइड की कोई कैंसर है, थायराइड की कोई गॉइटर है, व्हाटएवर, किसी भी पार्ट की वजह से आप थायराइड ग्लैंड को, उसकी पार्ट को अगर रिमूव करते हैं तो इट विल आल्सो लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। फिर रेडिएशन थेरापी भी थायराइड हाइपोथायराइडिज्म काज करता है। अगर आप होस्किन डिजीज या अदर लिम्फोमा या हाइपरथायराइडिज्म के लिए अगर रेडिएशन थेरापी करते हैं तो रेडिएशन थेरापी की वजह से भी कौन सा कंडीशन काज हो सकता है? हाइपोथायराइडिज्म। और उस तरह के कुछ मेडिकेशन है जो कि भी हाइपोथायराइडिज्म काज करता है, जिस तरह की हम बात कर रहे थे, अमेडोरोन, लिथियम। अमेडोरोन क्या है? हार्ट मेडिकेशन है जो कि हम डिस्ट्रिक्ट के लिए देते हैं, या लिथियम जो कि मूड स्टेबलाइजर है। सो दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब कौन से लोग हैं कि उनको ज्यादा रिस्क पर है हाइपोथायराइडिज्म के? हु इज मोर लाइकली टू गेट हाइपोथायराइडिज्म? तो वुमेन 10 times more at risk to get hypothyroidism as compared to male। और वो लोग जिनकी थायराइड प्रॉब्लम थी पहले, जिस तरह की गाइटर है या कोई इस तरह की थायराइड प्रॉब्लम थी, उस वजह से ये भी अभी वो उनको चांसेस है कि हाइपोथायराइडिज्म के, या सर्जरी हुई है जिन लोगों की स्पेशली गाइटर की वजह से, या हाइपरथायराइडिज्म की सर्जरी, या रेडिएशन थेरापी नेक वगैरह, या उसकी नेक में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, या नेक में लिम्फोमा हो, उसी के लिए, या गाइटर के लिए अगर रेडिएशन लिए हैं। फैमिली हिस्ट्री वाले लोग भी रिस्क पर होते हैं, या जो अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिस तरह के परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, डायबिटीज टाइप 1, अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले लोग भी रिस्क पर होते हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अगर उसको हैशिमोटो डिजीज भी हो सकती है, और वो हैशिमोटो डिजीज कैन डेवलप हाइपोथायराइडिज्म। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर चांसेस होते हैं, और वो लोग जिनकी एज 60 से ऊपर है, तो अगर ये वाले फैक्टर किसी भी में मौजूद है तो दे आर लाइकली टू डेवलप हाइपोथायराइडिज्म। अब हम सिम्टम की बात कर रहे हैं तो अब पफी फेस होंगे हाइपोथायराइडिज्म वाले लोग, वो लोग जो कोल्ड को इंटॉलरेंस नहीं करेगा,
कोल्ड इंटॉलरेंस हो गए, उनकी हार्ट रेट स्लो होगी, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन कम लेवल पर है। थायराइड हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटीज़, हार्ट रेट को मेंटेन रखता है। स्किन ड्राई होंगे ड्यू टू हाइपो लो थायराइड, स्वेटिंग डिक्रीज होंगी ड्यू टू द लो लेवल ऑफ थायराइड। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उनकी बिल्कुल स्लो है। हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअस, तो मेंस्ट्रुएशन इनकी इरेगुलर होगी या हेवी होगी। हम बात कर रहे थे थायराइड हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फटीग ड्यू टू द लो मेटाबॉलिज्म, और वेट गेन ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म कमी की वजह से वेट गेन भी हो सकती है, और जॉइंट और मसल पेन। सो दीज आर द सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म के डायग्नोस पे बात करते हैं। तो अगर आप सिम्टम की बात करें, हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम बहुत सारे डिजीज के साथ इनकी बात सिम्टम सेम हो सकती है, तो आप सिम्टम की बेस पर डायग्नोस नहीं बना सकते हैं। अगर सिम्टम जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, अगर वो किसी भी पेशेंट में प्रेजेंट है, तो यू शुड गो फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल देखते हैं ब्लड में, जो ऑलरेडी हमने बात की थी कि नॉर्मल 0.4 से 6.15 तक होते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल क्या होगी? हम हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसकी लेवल ब्लड में क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये इंक्रीज क्यों होगी कि आपके थायराइड ग्लैंड क्या कर रहे हैं? थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को क्या कर रहे हैं? कम बना रहे हैं। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एक्सिस की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी ये डिटेक्ट करता है कि थायराइड हार्मोन ब्लड में क्या है? कम है। थायराइड हार्मोन ब्लड में कम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको डिटेक्ट करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करेंगे? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वही जाकर एंटीरियर हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करके ये जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करेगा? TSH, और इसको लार्ज अमाउंट में रिलीज करेगा कि ये जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे और ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाए, सिक्रीट हो जाए, कि ब्लड में थायराइड हार्मोन की लेवल को बैलेंस कर दे। तो इसी कंडीशन के लिए कंपेंसेशन के लिए अगर थायराइड हार्मोन T3 T4 कम है, तो TSH क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर TSH की लेवल ब्लड में इंक्रीज है, तो आप क्या डायग्नोस कर सकते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। इस तरह T4 या T3 लेवल ब्लड में क्या होगी? कम होगी। ब्लड में अगर आप इन T3 T4 लेवल को देखते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगी? लो लेवल में मिलेगी। TSH क्या मिलेगा? हायर अमाउंट में मिलेगा। लेकिन थायराइड ऑटो एंटीबॉडी कौन सी कंडीशन में होगा? जिस तरह हम बात कर रहे थे कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज हाशिमोटो डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म इस कंडीशन की वजह से हुई है, हाशिमोटो डिजीज की वजह से हुई है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हुई है, तो उस पेशेंट को हम डायग्नोस करेंगे कौन सी? थायराइड ऑटो एंटीबॉडी में। जो उस पेशेंट में थायराइड की ऑटो एंटीबॉडी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो हम ये कह सकेंगे कि इसकी जो खास है वो क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या हाशिमोटो डिजीज है। अब बात करते हैं थायराइड की ट्रीटमेंट पे। तो अगर थायराइड हार्मोन की आपकी बॉडी में कमी है, तो आप सिंथेटिक हार्मोन देते हैं जो कि आइडेंटिकल टू T4, और T4 फिर जाकर T3 में कन्वर्ट होते हैं। तो एक तो ये ट्रीटमेंट है कि आप सिंथेटिक हार्मोन आप एज ए मेडिकेशन ले लें। फिर डाइट में आप जो सप्लीमेंट्री है जिसमें आयोडीन ज्यादा हो, वही डाइट आप ले लें जिसमें आयोडीन की लेवल क्या हो? ज्यादा हो। क्योंकि आयोडीन इज एसेंशियल मिनरल which are using by thyroid gland to secrete more thyroid hormone. थायराइड ग्लैंड इस आयोडीन को यूज करके ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाते हैं। तो आपकी जो आयोडीन लेवल, जहां पर जिस भी डाइटरी सप्लीमेंट में आयोडीन की लेवल ज्यादा होगी, उस फूड को आप ले लें। आप सिंथेटिक थायरोक्सिन ले सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। So now we are going to discuss the other condition of thyroid gland disorder जो है hyperthyroidism। तो जब हम बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन की बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम होती है, तो हाइपोथायराइडिज्म है। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट से हार्मोन क्या है? ज्यादा है। हार्मोन सिक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड
एज ग्रेटर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की अगर हम बात करें तो इसकी काजेज की बात करें तो इसमें जो मेन इन्वॉल्वमेंट है ऑटो इम्यून डिजीज जो कि है ग्रेव्स डिजीज। ये क्या होता है? टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर होता है। ये वही डिजीज है जो कि जिस तरह की हाइपोथायराइडिज्म को हेशिमोटो डिजीज काज करता है ऑटो इम्यून, ये इस तरह ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हाइपरथायराइडिज्म को काज करती है। इसमें क्या होता है कि इसके जो ऑटो एंटीबॉडी है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन जो होती है ये थायराइड सेल के साथ अटैच होती है, और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन होती है ये टीएसएच को क्या करती है? टीएसएच की एक्शन को मिमिक करती है, स्टिमुलेट करती है। तो जब टीएसएच की जो काम है वो इंक्रीज होगा तो ज़्यादातर थायराइड हार्मोन क्या होंगे? रिलीज होंगे। ये टीएसआई जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन है ये थायराइड सेल के साथ अटैच होता है, टीएसएच की फंक्शन को इंक्रीज करता है। टीएसएच की फंक्शन अगर इंक्रीज होगा तो थायराइड हार्मोन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो इस तरह जो ग्रेव्स डिजीज है जो ऑटो इम्यून है, जो मोस्ट कॉमन काज हाइपरथायराइडिज्म है, ये हाइपरथायराइडिज्म को काज करती है। फिर थायराइड नोड्यूल्स जो कि नॉन कैंसरियस है, जो कि ये क्या करता है? ये नोड्यूल्स जब ओवर एक्टिवेट होता है, ये जब ओवर एक्टिवेट होता है तो ज्यादातर थायराइड हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है। थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होंगे तो कौन सा कंडीशन डेवलप होगा? हाइपरथायराइडिज्म। इस तरह इसमें अगर सिंगल नोड्यूल इन्वॉल्व है तो हम उसको सिंगल नोड्यूल थायराइड नोड्यूल कहते हैं। अगर इसमें हो सकता है कि मल्टीपल नोड्यूल इन्वॉल्व है तो हम फिर कहते हैं कि मल्टीपल नोड्यूल्स ओवर एक्टिवेट। तो ये सारे अगर सिंगल करता है, मल्टीपल करता है, इस कंडीशन को हमने क्लासिफाई किया है। फिर इसमें वही थायराइडाइटिस है जो ऑलरेडी वी हैव एक्सपीरियंस इन हाइपोथायराइडिज्म के इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। पहले इन्फ्लेमेशन की वजह से थायराइड हार्मोन क्या होते हैं? लीक होते हैं। तो थायराइड हार्मोन लीक होते हैं फॉर 1 to 2 मंथ, ये हाइपरथायराइडिज्म काज करता है। आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू द हाइपोथायराइडिज्म। तो थायराइडाइटिस कितने टाइम के लिए हाइपरथायराइडिज्म काज कर सकता है? 1 to 2 मंथ। फिर अगर वही हो रहा जिसमें आयोडीन ज्यादा होते हैं तो आयोडीन जो हम बात कर रहे थे कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन को यूज करके थायराइड हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं। तो अगर आयोडीन ज्यादा होंगे तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन को क्या करेंगे? ज्यादा रिलीज करेंगे। थायराइड हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज होंगे तो कौन सा कंडीशन डेवलप होगा? हाइपरथायराइडिज्म डेवलप होगा। फिर बाद मेडिकेशन है जिसमें आयोडीन ज्यादा होती है, जिस तरह की हमने बात की थी एमाइडोरॉन, और बास कफ सिरप भी है। अगर हम उसको ज्यादा यूज करते हैं तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म काज कर सकते हैं। लेकिन मेन काज अगर हम बात करें तो ग्रेव्स डिजीज है, नोड्यूल्स है, या इन्फ्लेमेशन है थायराइड ग्लैंड की। हु इज मोर लाइकली टू डेवलप हाइपरथायराइडिज्म? कौन वो लोग है जिसको जो हाइपरथायराइडिज्म के रिस्क पर है? वुमेन जो कि ज्यादा रिस्क पर है, जो जिनको पहले थायराइड प्रॉब्लम थी, जस्ट लाइक गाइटर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जस्ट लाइक ल्यूपस, विटामिन B12 डिफिशिएंसी, या टाइप 1 डायबिटीज, एड्रेनल इंसफिशिएंसी, और वो लोग जो ज्यादा अमाउंट में फूड ले रहे हैं आयोडीन कंटेनिंग, और एज 60 ये भी एक फैक्टर है। अब हम सिम्टम की बात कर रहे थे तो हाइपरथायराइडिज्म की सिम्टम क्या है? नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, फटीग, मसल वीकनेस, हीट इंटॉलरेंस। वहां पर क्या थी हाइपो में? हॉट इंटॉलरेंस, हैंड्स ट्रेमर, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट, डायरिया, वेट लॉस, मूड स्विंग, एंड गोइटर या लार्ज थायराइड। ये सारे सिम्टम है, वही जो कंट्रास्ट है हाइपोथायराइडिज्म के। तो अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, या ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम इन सिम्टम को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कि रैपिड रेगुलर हार्ट बीट कम हो जाए, ये नर्वसनेस कम हो जाए, ये हैंड ट्रेमर कम हो जाए, तो इसके लिए हम क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर देते हैं। क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर। फिर एंटी थायराइड मेडिकेशन कौन से हम देते हैं पेशेंट को? एंटी थायराइड मेडिकेशन में हम मिथिमिजीन देते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो फिर हम प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिकेशन देते हैं? प्रोपाइल, थायो
यूरोसेल। फिर प्रेगनेंसी में हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं? प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और वैसे कंडीशन में हम मीथेमिजोल लेते हैं। तो ये एंटी थायराइड मेडिकेशन हम थायराइड हार्मोन की जो अमाउंट है उसको कम करने के लिए देते हैं, और बीटा ब्लॉकर हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। सो ट्रीटमेंट में हम रेडियो आयोडीन 131 131 माउथ के जरिए दे सकते हैं ओरली। ये भी वही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि एक्सेस थायराइड हार्मोन बनाते हैं, लेकिन इसमें ये काम है कि बाकी सेल पे इसका इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ वही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सेस थायराइड हार्मोन। अब हम बात करते हैं डायग्नोस पे कि हाइपरथायराइडिज्म को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि टीएसएच लेवल हम देखते हैं, तो वही कंपेंसेटरी मैकेनिज्म करते हुए यहाँ पर टीएसएच की लेवल क्या होगी? कम होगी। एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड लो लेवल ऑफ टीएसएच रिलीज करेगी कि वही को थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन की लेवल को क्या करे? कम करे, एज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। T3 T4 की लेवल क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो हाइपरथायराइडिज्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ग्रेवेस डिजीज की वजह से हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, उसी पेशेंट की में हम क्या देखेंगे? TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट भी है, जो कि हम टू मेजर द अमाउंट ऑफ आयोडीन थायराइड कलेक्ट फ्रॉम द ब्लड। अगर इसकी लेवल कम है तो ये क्या इंडिकेट करता है? थायराइडाइटिस। अगर इसकी लेवल ज्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ग्रेव्स डिजीज। सो दैट्स वाज द थायराइड डिसऑर्डर, हाइपरथायराइडिज्म हमने दोनों डिस्कस कर दिए। Next session we will continue with the hyperpituitarism, or in the third session we will continue with the adrenal disease, just like Cushing syndrome and Addison disease.